तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अभिलेख को, और मैंने बताया था कि ये क्लास है कि आप स्रोत को समझ लीजिए कि स्रोत का क्या यूज है ना। और आगे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तो हर एक चैप्टर से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के सोर्सेज की हम लोग बात करेंगे, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत हो या फिर साहित्यिक स्रोत हो। ठीक है, लेकिन स्रोत का क्या यूज है ये जानना बहुत जरूरी है, ये समझना जरूरी है। तभी आपको, अगर बुक पढ़ेंगे तो आपको समझना आसान लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, तो जैसे अभिलेख इतिहास निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक उसी प्रकार सिक्के भी इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी एक अहम पुरातात्विक स्रोत के रूप में है। ठीक है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है आपको पता होगा, न्यूमिस्मेटिक्स, है ना। जो सिक्के का अध्ययन करते हैं वो मुख्य रूप से किस चीज का अध्ययन करते हैं? सिक्के के रॉ मटेरियल के बारे में अध्ययन करते हैं, निर्माण टेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर सिक्के पे कुछ उत्कीर्ण है, लेख उत्कीर्ण है, डेट उत्कीर्ण है, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्राप्ति स्थल के आधार पे अध्ययन करते हैं, उस पर उत्कीर्ण चित्र के आधार पे अध्ययन करते हैं। तो सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, कई जगह आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई भिथौड़ा से सिक्का काफी मात्रा में मिला, तो शब्द क्या आता है? भिथौड़ा ढेर शब्द आता है। ठीक है, या भिथौड़ा निधि शब्द आता है। मान लिया जाए कहीं से सिक्का काफी अधिक मात्रा में मिला हो, तो उसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वो होता है क्या? मुद्रा निधि शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो कॉइन्स बनता था एंशियंट दौर में, सामान्य तौर पे सांचे में ढालकर सिक्का का निर्माण होता था। तो कुछ ऐसे भी साइट हैं जहां से पर्याप्त मात्रा में वैसे फ्रेम के सांचे के प्रमाण मिले हैं, तो उस साइट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? जहां सिक्का का निर्माण होता हो, मतलब टकसाल शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना। ये सब टर्म आपको देखने को मिलेगा। अब हमें जानना है कि भाई भारत में सिक्का कब से लोग सिक्का का इस्तेमाल कर रहे थे, या कब से सिक्के का साक्ष्य मिलना प्रारंभ होता है ना। आप याद कीजिए, अगर आप स्टोन एज को पढ़ते हैं, पाषाण काल को पढ़ते हैं, यही आपका पहला टॉपिक बनेगा, पाषाण काल, स्टोन एज। स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में, पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल में लोग क्या थे? शिकारी थे, संग्रह करता थे, सिक्का की कोई जरूरत ही नहीं है ना। किसी प्रकार मानव सरवाइव कर रहा था, बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर रहा था। एक टाइम था जब वो कच्चा ही मांस खाता था, आग की उपयोगिता के बारे में जानकारी नहीं थी। कालक्रम में मानव पशुपालक बना, जब मानव पशुपालक बना तो उस वक्त भी शिकार की प्रवृत्ति थी। एक नई प्रवृत्ति मेजोलिथिक एज में डेवलप कर गई, क्या? पशुपालन की प्रवृत्ति आ गई। वहां भी कोई उत्पादन नहीं है, कोई सरप्लस की अवधारणा नहीं है ना, कोई क्राफ्ट नहीं है, कोई शिल्प उद्योग नहीं है, तो क्वाइंस की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, कालक्रम में नियोलिथिक एज में हम आते हैं तो नव पाषाण काल में पहली बार मानव उत्पादक बना, कृषि कार्य से जुड़ा, है ना। यद्यपि कई मामले में परिवर्तन आ रहे थे, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी चेंज आ गया, इकोनॉमी के क्षेत्र में चेंज आ गया। ठीक है, यही वजह है कि नव पाषाण काल को हम लोग क्या कहते हैं? नव पाषाणिक क्रांति कहते हैं, है ना। लेकिन ये पहला मौका था जब मानव उत्पादक बना है। ठीक है, शिकार की भी प्रवृत्ति है, पशुपालन की भी प्रवृत्ति है, और ग्रामीण संस्कृति का डेवलपमेंट हो रहा है। तो तत्कालीन दौर के भी कोई कॉइन्स के प्रमाण नहीं मिलते, यानी संपूर्ण पाषाण काल में सिक्का है अगर पूछा जाए तो संपूर्ण पाषाण काल में सिक्के का कोई प्रचलन नहीं। ठीक है, आगे आप आते हैं ताम्र पाषाण काल। जब आप ताम्र पाषाण काल पढ़ते हैं तो ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत ही हम पढ़ते क्या है? हड़प्पा पूर्व ताम्र पाषाणिक संस्कृति, और हड़प्पा के बाद की भी ताम्र पाषाणिक संस्कृति को पढ़ते हैं। स्पष्ट है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत काशी युग का दौर है,
चूंकि पहली बार हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने टीन और ये क्या कहता है तांबा को मिलाकर कांसे का निर्माण का कार्य शुरू किया, तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत कांस्य युग का दौर, वही अर्बनाइज कल्चर भी है, भारतीय उपमहाद्वीप का फर्स्ट नागरिक सभ्यता के रूप में आप उसको देखते हैं, है ना। लेकिन किसी भी हड़प्पाई साइट से क्वाइंस के प्रमाण नहीं मिले। इसका मतलब बार्टर सिस्टम चल रहा था, वस्तु विनिमय की प्रणाली थी, वस्तु विनिमय के आधार पर ही इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया हड़प्पा वालों ने। इसका मतलब है संपूर्ण ताम्र पाषाण काल में भी सिक्का है, नहीं है, स्पष्ट है। जस्ट आप आगे आइए, भारतीय उपमहाद्वीप में एक नवीन संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ 1500 BC में, और 1500 BC से 600 BC तक वो कंटिन्यू किया, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं वैदिक संस्कृति, है ना। और वैदिक संस्कृति जो 1500 BC से 600 BC तक था, इसमें भी हम देखते क्या है, कई प्रकार के परिवर्तन आ रहे थे। शुरुआती दौर में ऋग्वैदिक काल में पशुचारी संस्कृति थी, पशु ही जीविका का आधार था, पहचान का आधार भी पशु था। यहां तक कि आप देखते हैं राजा के लिए गोप शब्द का इस्तेमाल हुआ है, गोपना शब्द का इस्तेमाल हुआ, गोपति शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यानी राजा की संबद्धता भूमि से कम पशुधन से ज्यादा थी, यानी पशुचारी संस्कृति थी। कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना ही नहीं। इसका मतलब वहां भी कोई खास क्राफ्ट शिल्प उद्योग का डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, क्वाइंस की कोई आवश्यकता ही नहीं हो, है ना। उत्तर वैदिक काल में कृषि संस्कृति का डेवलपमेंट हो गया। कहने का मतलब अर्थव्यवस्था का आधार बना कृषि, लेकिन कृषि सरप्लस नहीं है। ठीक है, आर्थिक स्थिति में कृषि का जुड़ाव हो गया, पशुपालन की प्रवृत्ति के साथ कृषि महत्वपूर्ण रूप में ऐड हो गया, कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट भी हो रहे थे, लेकिन उत्पादन सरप्लस नहीं था। यानी वहां भी आप देखते हैं शिल्प उद्योग के क्षेत्र में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। वैदिक संस्कृति संबंधित किसी भी साइट से पुरातात्विक उत्खनन के तहत कहीं से कोई सिक्के का प्रमाण नहीं मिला। इसका मतलब है वैदिक संस्कृति में भी सिक्का नहीं है। तब प्रश्न बनता है कि आखिर क्वाइंस का इस्तेमाल कब से प्रारंभ हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार क्वाइनेज सिस्टम कब से? जबकि वैदिक लिटरेचर को अगर हम पढ़ते हैं तो कई ऐसे शब्द मिलते हैं, इतिहासकार मानते हैं कि वो सिक्का रहा होगा, जैसे निष्क, सतमन, हिरण्य, रईस, ऐसे टर्म के उल्लेख हुए। लेकिन जब पूरे वैदिक लिटरेचर को आप पढ़ेंगे तो यह पता चलेगा कि संपूर्ण वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली का ही प्रचलन था, मूल्य की इकाई गाय थी, ठीक है। और जिस शब्द के बारे में इतिहासकार चर्चा करते हैं कि वो क्वाइंस रहा होगा, वो क्वाइंस नहीं था, बल्कि वो ऑर्नामेंट था, आभूषण था। इसका मतलब है कि वैदिक संस्कृति में क्वाइंस नहीं है। फर्स्ट टाइम याद कीजिए, वैदिक संस्कृति के बाद वैदिकोत्तर काल का दौर आता है, वैदिकोत्तर काल, है ना। वैदिकोत्तर काल, पोस्ट वैदिक पीरियड जिसको आप कहते हैं, यही वह दौर है 6th सेंचुरी BC का दौर। इसी को आप क्या कहते हैं, बुद्ध काल भी कहते हैं, और इसी को मृदभांडीय संस्कृति के अंतर्गत NBPW संस्कृति का दौर कहते हैं। चूंकि इस काल के लोग उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसको NBPW कल्चर कहा गया। यही वह दौर है जिस दौर में एक मेजर परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। जैसे याद कीजिए 6th सेंचुरी BC में धार्मिक आंदोलन हुआ, जिसके तहत आप देखते हैं कि अब बौद्ध धर्म, जैन धर्म काफी लोकप्रिय धर्म के रूप में स्थापित हो गया, है ना। यही वह दौर है जब 16 महाजनपद का उदय होता है, और 16 महाजनपद के बीच आपस में तमाम महाजनपदों के बीच संघर्ष चल रहा था, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच। और इसी के तहत आप देखते कि हम मगध साम्राज्यवाद का डेवलपमेंट हो रहा था। यही वह दौर है जब क्या हुआ, द्वितीय नागरीकरण हुआ, द्वितीय नागरीकरण हुआ, सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ। यही सेकेंड अर्बनाइजेशन के दौर में पहली बार हम देखते क्या है, मौद्रिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई, और फर्स्ट टाइम इसी NBPW संस्कृति से हमें सिक्के के प्रमाण मिलते हैं। और ये जो भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक सिक्के हैं, ये सिक्का क्या कहलाता है, ये आहत सिक्का कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये पंचमार्क्ड सिक्का कहलाता है, पंचमार्क्ड सिक्का कहलाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि भारत का प्रथम प्रचलित सिक्का कौन? तो आहत सिक्का, पंचमार्क सिक्का, है ना।
सिक्का का संबंध किससे है? धात्विक मुद्रा से है, जिसको राजा की ओर से अनुमोदन मिलता है, वो जस्ट एक कॉइन्स के रूप में पॉपुलर हो जाएगा, है ना। तो पहली बार आहत सिक्का, पंचमार्क सिक्का भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिलता है। यह भी ध्यान रखिएगा, इस सिक्के का प्रचलन फर्स्ट टाइम किसके द्वारा? बनिक समुदाय के द्वारा। तत्कालीन दौर में बनिक समुदाय के लोगों ने इस सिक्के को प्रचलित किया। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि यह भारत का प्रथम प्रचलित सिक्का जरूर है, लेकिन यह स्टैंडर्ड सिक्का नहीं है, यह मानकीकृत सिक्का नहीं है। ध्यान रखिएगा, यानी कोई निश्चित भारमान का नहीं है, इस पे कोई डेट का अंकन नहीं है, कोई शासकीय आकृति का अंकन नहीं है। यद्यपि प्रयास किया गया मानकीकरण का, क्योंकि कहीं कहीं देखते हैं कि सिक्के पे वेदिका का अंकन हुआ है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन का अंकन हुआ है, इसके बावजूद यह मानकीकृत सिक्का नहीं है। तब यह ध्यान रखना है, यह सिक्का कब तक चलता रहा? यह चांदी का सिक्का, मिक्स धातु का सिक्का, ये 6th सेंचुरी बीसी में प्रारंभ होता है और बाद में आप देखते क्या हैं, 6th सेंचुरी बीसी से लेकर कब तक? 1st सेंचुरी एडी तक आपको यह सिक्का देखने को मिलता है। एक्सट्रीम साउथ को छोड़ दें तो संपूर्ण भारतीय क्षेत्र से इस सिक्के के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि 6th सेंचुरी बीसी में भी चल रहा था, मौर्य काल में भी चल रहा था, मौर्यों के डिक्लाइन के बाद शुंगों के दौर में भी चल रहा था, और दक्कन क्षेत्र में सातवाहन क्षेत्र से भी इस सिक्के के प्रमाण मिले। इसका मतलब है कि 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 1st सेंचुरी एडी तक यह सिक्का कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन यह मानकीकृत सिक्का नहीं है। ठीक है, तब आप आगे देखेंगे, याद कीजिए पोस्ट मौर्य पीरियड। पोस्ट मौर्य पीरियड, ठीक है। पोस्ट मौर्य पीरियड कब से कब तक? 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक। जिस वक्त आप इंडो ग्रीक शासक को पढ़ते हैं, जिस वक्त आप कुषाण शासक को पढ़ते हैं, दक्कन में सातवाहन को पढ़ते हैं, ये मध्य भारत में आप शुंग शासक को पढ़ते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप देखते क्या है, पोस्ट मौर्य पीरियड है, जहां भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ विदेशी सत्ता भी देखने को मिलता है और कुछ देशी सत्ता भी देखने को मिलता है। इसी दौरान यह देखने को मिला कि पहली बार किसने? इंडो ग्रीक शासकों ने क्या किया? पहली बार भारत में मानकीकृत सिक्का जारी किया, यानी स्टैंडर्ड कॉइन्स जारी किए। इनके जो सिक्के मिले हैं भारतीय क्षेत्र से, है ना, स्वात घाटी क्षेत्र से भी मिलते हैं और नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र से भी मिलते हैं। तो इनके जो सिक्के मिलते हैं उसमें तिथि का भी अंकन है, ठीक है, डेट का अंकन है, उसमें शासक की आकृति का अंकन है, लेख भी लिखा गया है। लेख भी लिखा गया है। लेख क्या है? ग्रीक और प्राकृत यानी ग्रीक लिपि का भी इस्तेमाल हुआ है ना, खरोष्ठी लिपि का भी इस्तेमाल हुआ है, और साथ ही साथ आप देखते क्या है, कुछ यूनानी देवी देवता का भी अंकन हुआ है। मतलब स्पष्ट है कि पहली बार एक निश्चित भारमान का, एक निश्चित आकार का क्वाइंस जारी किया किसने? इंडो ग्रीक शासकों ने। और आप अगर इंडो ग्रीक शासक को पढ़ेंगे तो आप यूथिडेमस को पढ़ेंगे, डेमेट्रियस को पढ़ेंगे, यूक्रेटाइड्स को पढ़ेंगे। इन शासकों ने सिक्का जारी किया। शुरुआती दौर में तो कॉपर का सिक्का जारी किया, फिर चांदी और कॉपर का सिक्का जारी किया। यूक्रेटाइड्स आया तो सोना, चांदी और तांबा का सिक्का जारी किया। इसी वंश का शासक था मिनेंडर, जिसके सिक्के मिलते हैं भारतीय क्षेत्र से निश्चित भारमान के, ठीक है, निश्चित वजन के, निश्चित आकार प्रकार के, जिसपे डेट का अंकन, जिसपे लिपि का अंकन, जिसपे लेख का अंकन, जिसपे देवी देवता का अंकन, शासकीय आकृति का अंकन है। तो आप देखते क्या है कि कहा जाता है कि फर्स्ट मानकीकृत सिक्का भारत में जारी करने का श्रेय किसको जाता है? तो इंडो ग्रीक शासकों को जाता है। ठीक, जस्ट आप आगे देखेंगे कुषाण शासक। कुषाण शासकों का साम्राज्य अगर देखेंगे तो स्वात घाटी से लेकर आपको मथुरा तक देखने को मिलता है। इसका मतलब यही क्षेत्र था जहां से कुषाण शासकों के कॉइन्स मिल रहे थे। कुषाण शासकों ने जो सिक्का जारी किया वो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के के पैटर्न पर आधारित था।
ठीक है, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के के पैटर्न पे आधारित था। इसमें भी आप पढ़ते हैं कुषाण शासकों में दो परिवार को पढ़ते हैं, एक कैडफिसस परिवार को पढ़ते हैं, दूसरा कनिष्क परिवार को पढ़ते हैं, है ना। तो शुरुआती दौर का जो शासक है कुजुल कैडफिसस, देन बीमा कैडफिसस कहा जाता है। बीमा कैडफिसस ने क्या किया, सोने का सिक्का जारी किया, ठीक है। जस्ट आगे आगमन किसका होता है, कनिष्क का आगमन होता है। तो इन शासकों ने भी क्या, कुषाण शासकों के काल का गोल्ड का सिक्का भी मिलता है, सिल्वर का सिक्का भी मिलता है और कॉपर का सिक्का भी मिलता है ना। अब अगर इनके सिक्के मिल रहे हैं तो सिक्के एक निश्चित आकार के, निश्चित वजन के, निश्चित भारमान के हैं। साथ ही साथ सिक्के पे शासक की आकृति का अंकन हुआ है, सिक्के पे डेट का अंकन हुआ है, सिक्के पे देवी देवता का अंकन हुआ है, कुछ ईरानी देवता का अंकन, कुछ यूनानी देवता का अंकन, कुछ भारतीय देवता का अंकन हुआ है, ठीक है। सोने का सिक्का शुद्ध सोने का सिक्का है, कहा जाता है सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने ही जारी किया, है ना। सिक्के के पर कई प्रकार की आकृतियां भी देखने को मिलती है। ऐसे तमाम प्रकार के सिक्के को जारी करने का श्रेय किसको जाता है, कुषाण शासकों को जाता है। मतलब स्पष्ट है कि अगर शुद्ध सोने का सिक्का जारी हो रहा है, सिल्वर का सिक्का जारी हो रहा है, निश्चित भारमान के मानकीकृत सिक्के जारी हो रहे हैं, मतलब स्पष्ट है कि तत्कालीन दौर में वाणिज्य व्यापार अपने पिक पर रहा होगा। आगे मैं बताऊंगा कि सिक्का क्या बताता है ना। जस्ट आप आगे पढ़ेंगे कालक्रम में, जब गुप्त शासकों का आगमन हुआ तो कहा जाता है कि गुप्त शासकों ने सर्वाधिक कलात्मक सिक्के जारी किया। यानी गुप्त साम्राज्य का जहां तक विस्तार था, उत्खनन के दौरान कई क्षेत्रों से गुप्त शासकों के सिक्के देखने को मिलते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त के सिक्के, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के सिक्के, चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के, है ना। सिक्के पे डेट का अंकन, सिक्के पे शासक की छवि का अंकन, हिंदू देवी देवताओं का अंकन हुआ है ना। साथ ही साथ आप देखते क्या है, लेख का अंकन हुआ है। तो ऐसे तमाम प्रकार के सिक्के, गुप्त शासकों के भी सिक्के भारतीय उपमहाद्वीप से मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ विदेशी सिक्के भी मिलते रहे, जैसे जब आप पोस्ट मौर्य पीरियड पढ़ते हैं उस दौरान भारत का रोमन जगत के साथ काफी अच्छा व्यापारिक संपर्क था। तो रोमन शासक अगस्टस के सिक्के, नीरो के सिक्के, क्लोडियस के सिक्के भारतीय क्षेत्र से मिले। इसका मतलब है कि ट्रेड एंड कॉमर्स है, वाणिज्य व्यापार है, दूरस्थ व्यापारिक संपर्क भारत का था रोमन जगत के साथ, कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम दौर है जब आप देखते क्या है कि आगे कलात्मक सिक्के बनने शुरू हो गए। इसलिए कहा जाता है कि गुप्त शासकों के सिक्के सर्वाधिक कलात्मक हैं। सोने के सिक्के कुषाण शासकों की तुलना में कमतर है, लेकिन कलात्मकता के मामले में कुछ ज्यादा ही है। सिक्के पे विभिन्न प्रकार के चित्र आपको देखने को मिलता। बीना प्रकार का सिक्का, समुद्रगुप्त बीना बजा रहा है, इसका मतलब क्या है, संगीत में रुचि है, वाद्य यंत्र में रुचि है, इसके बारे में जानकारी मिल रही है ना। विवाह प्रकार का सिक्का, गुप्तों का विवाह लिच्छवी के साथ हुआ है, इसके बारे में जानकारी मिलती है ना। शुरुआती दौर के गुप्त शासक चांदी का सिक्का जारी नहीं करते, लेकिन जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुजरात क्षेत्र को विजित करता है तब आप देखते क्या है, जब शकों को पराजित करता है तब उसके बाद सिल्वर रूट पर चूंकि एकाधिकार हुआ तो फिर चांदी का सिक्का जारी करना शुरू कर दिया, है ना। तो ऐसे तमाम प्रकार के सिक्के, विभिन्न शासकों के काल के सिक्के हमें क्या जानकारी देते हैं। हमें आज सिक्के के इंपॉर्टेंस को जानना है, इतिहास निर्माण में क्या जरूरी है, इतिहास निर्माण में इसकी क्या महत्ता है, इसे जानने की जरूरत है, ठीक है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल तो वहां पे सिक्का पढ़ेंगे, गुप्तकालीन सिक्के। मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे तो मौर्योत्तर कालीन सिक्के को पढ़ेंगे। यहां पे हमें जानने की आवश्यकता है कि सिक्का इतिहास के निर्माण में क्यों महत्वपूर्ण है, क्या भूमिका निभाता है। एक ध्यान रखिएगा कि सिक्का का प्राप्ति स्थल भी होगा, है ना। जैसे मैं बताया कि कुषाण शासकों के सिक्के स्वात घाटी से भी मिलते हैं, मथुरा क्षेत्र से भी मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार गुप्त शासकों के सिक्के भी विभिन्न क्षेत्रों से मिले होंगे, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के भी विभिन्न क्षेत्रों से मिले होंगे। अगर प्राप्ति स्थल के स्तर पे देखें तो इससे जिस शासक के काल का सिक्का है उस शासक के काल में उनका साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक है, कौन सा क्षेत्र उनके साम्राज्य के दायरे में आता है, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। स्पष्ट है। मान लिया जाए सिक्का
सिक्का अगर बना हुआ होगा तो किसी न किसी धातु का बना होगा, इसका मतलब रॉ मटेरियल, निर्माण सामग्री, है ना। निर्माण सामग्री के आधार पर भी बात किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया, अगर किसी शासक के काल में चांदी का सिक्का नहीं मिल रहा है, मतलब स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कमी हो गई हो, या सिल्वर रूट पर उसका एकाधिकार नहीं रहा हो, वैसी स्थिति में वो चांदी का सिक्का जारी नहीं करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब सिक्के हम देखते क्या है, चांदी के भी हैं, सिक्के तांबे के भी हैं, सिक्के सोने के भी हैं, है ना। अगर सिक्का सोना का मिल रहा है, चांदी का मिल रहा है, मतलब स्पष्ट है कि एक्सटर्नल ट्रेड है, दूरस्थ व्यापार में बहुमूल्य धातु का इस्तेमाल होता होगा, सिक्के का इस्तेमाल होता होगा, है ना। तांबे का सिक्का मिल रहा है, मतलब आंतरिक व्यापार, आंतरिक लेन देन में, छोटा मोटा सामान के लेन देन में कॉपर के सिक्के का इस्तेमाल होता होगा, है ना। तो निर्माण सामग्री के आधार पर भी इतिहासकार को पता चलता है। शुद्ध सोने का सिक्का, इसका मतलब आर्थिक स्थिति बेहतर है, वित्तीय स्थिति बेहतर है ना। साथ ही साथ सिक्के में अगर खोट है, शुद्धता में कमी आ रही है, मतलब वित्तीय स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति अमुक शासक की खराब है, यह जानकारी मिल सकती है ना। तो सबसे पहले निर्माण सामग्री से पता क्या चलेगा, धातु संबंधी ज्ञान की जानकारी या प्राप्ति स्थल के बारे में। मान लिया जाए चांदी की उपलब्धता भारतीय क्षेत्र में नहीं है तो कहीं और से प्राप्त करते होंगे, इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। बहुमूल्य धातु का सिक्का, मान ली सोने का सिक्का बन रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि अगर शुद्ध सोने का सिक्का बन रहा है, मतलब उस शासक के काल की वित्तीय स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है ना। अगर सिक्के में खोट है, शुद्धता के परसेंटेज में कमी है, इसका मतलब क्या है, वो आर्थिक गिरावट को शो कर रहा है, स्पष्ट है, इसके बारे में भी बता सकते हैं। अगर चांदी का सिक्का मौजूद है, इसका मतलब क्या है, सिल्वर रूट पर शासक का क्या है, नियंत्रण है, या अगर कोई शासक उस क्षेत्र में है तो उससे बेहतर संबंध है, कह सकते हैं, है ना। तो निर्माण सामग्री के आधार पर भी आप क्या करते हैं, पता करते हैं, इतिहास का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें निर्माण विधि की, निर्माण विधि सांचे में ढालकर, धातु को गलाकर, पिघलाकर एक निश्चित आकार देना, उस पे लेख को उत्कीर्ण करना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलती है। धातु प्रगलन विधि की जानकारी उनको होगी, वो सांचे में ढालकर सिक्का का निर्माण करते हैं, तो सिक्का निर्माण की तकनीक उनकी क्या थी, इसके बारे में जानकारी मिलती है ना। अगर बात करते हैं, अगर सिक्के पे लेख का अंकन है, चूंकि आप देखते हैं कुषाण शासकों के सिक्के या इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के, तो देखते क्या है कि खरोष्ठी लिपि का भी इस्तेमाल हुआ है, ब्राह्मी लिपि का भी इस्तेमाल हुआ है, प्राकृत भाषा का भी इस्तेमाल हुआ है, ग्रीक प्राकृत भाषा का भी इस्तेमाल हुआ है। मतलब स्पष्ट है कि तत्कालीन दौर में कौन सी लिपि और भाषा चल रही थी, किसकी प्रयुक्ति राजकीय भाषा के रूप में थी, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। मान लिया जाए सिक्के पे शासक की आकृति है, सिक्के पे शासक की आकृति अगर है तो शासकीय वेशभूषा, परिधान इत्यादि की जानकारी मिल जाती है, समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि सिक्के पे तिथि का अंकन है, डेट का अंकन है, मान लिया जाए प्रचलित संवत के आधार पे ही डेट का अंकन हुआ, तो आप आकलन कर लेते हैं, कोई विक्रम संवत में जारी कर सकता है, कोई शक संवत में जारी कर सकता है, कोई गुप्त संवत में जारी करेगा, है ना। तो शासक के शासन काल के बारे में, या आप कह सकते हैं तिथि के निर्धारण में इसकी उपयोगिता है, ठीक है। अगर सिक्के पे देवी देवता का अंकन है तो यह मान सकते हैं कि तत्कालीन दौर में जो शासक का धर्म है, शासक जिस देवी देवता को मानता है, आम पब्लिक में वो धर्म लोकप्रिय रहा होगा, है ना। अब मान लिया जाए कि आप देखते क्या है कि सिक्के पे शिव का अंकन, पार्वती का अंकन, विष्णु का अंकन, कार्तिकेय का अंकन, गणेश का अंकन, गरुड़ का अंकन, प्रतीक के रूप में त्रिशूल का अंकन, डमरू का अंकन है। मतलब स्पष्ट है
कि तत्कालीन दौर में ब्राह्मण धर्म अपने पिक पर रहा होगा, शासक का धर्म मूल रूप से ब्राह्मण धर्म रहा होगा, कह सकते हैं। सिक्के पे देवी देवता का अंकन बताता है कि शासक की संबद्धता किस धर्म से है ना। ठीक उसी प्रकार इंडो ग्रीक शासक के सिक्के, मिनेंडर को सिक्के को देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि मिनेंडर की आस्था बौद्ध धर्म के प्रति थी। तो सिक्का इसके बारे में भी जानकारी देता है ना। तो सिक्का इतिहास के निर्माण में इसीलिए उपयोगी हो जाता है, पुरातत्व शास्त्री इसी स्तर पे सिक्के का अध्ययन करते हैं, है ना। साथ ही साथ मान लिया जाए कि सिक्के पे मस्तूल लगे जहाज का अंकन, सातवाहनों के सिक्के पे जहाज का अंकन हुआ है, मतलब सीधे बता रहा है क्या कि भाई ये समुद्री यात्रा करते होंगे या वाणिज्य व्यापार के लिए सी रूट का इस्तेमाल करते होंगे, जानकारी दिया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम क्या था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो सिक्का इतिहास के निर्माण में क्या हो जाता है, काफी उपयोगी हो जाता है। इतिहासकार इसीलिए पुरातात्विक स्रोत के रूप में सिक्के को विशेष रूप से अहमियत देते हैं। ठीक है, जब हम लोग आगे चैप्टर को पढ़ेंगे तो विभिन्न काल के सिक्कों के बारे में जानेंगे सिस्टमैटिक, तो वहां पे आपको याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। फिर हम लोग आगे एक फिर देखेंगे क्या, मृदभांड के साथ लगभग पुरातात्विक स्रोत को हम लोग देख लेंगे कि और स्रोत की क्या भूमिका है। ये दो को विशेष रूप से समझने की जरूरत थी, मिट्टी का बर्तन, स्मारक, मूर्तियां या नगर भवन के ध्वंसावशेष पशु मानव के जीवाश्म इतिहास के निर्माण के लिए कैसे उपयोगी हो जाते हैं, उपकरण औजार इतिहास के निर्माण के लिए कैसे उपयोगी हो जाते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है तो एक और क्लास अगर होगा तो आप खूब आसानी से समझ सकते हैं। और जब इस चीज को समझेंगे तो आगे पढ़ने में इतिहास में मजा आएगा, आपको लगेगा कि बिल्कुल इतिहास रटने की आवश्यकता नहीं है, एकदम समझने की जरूरत है। साथ ही साथ मैं ये आपको बता दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि हम पहले एक बार एनसीईआरटी का क्लास लें फिर एडवांस स्तर का क्लास लें, कोई जरूरत नहीं है। आप ओवरऑल क्लास को सिस्टमैटिक सुने, आपका एनसीईआरटी एडवांस लेवल पे जो भी अच्छी बुक है, चाहे वो उपेंद्र सिंह की किताब हो या फिर अन्य इतिहास के मतलब पेपर, जब हम मीडिएवल में आएंगे, मॉडर्न में आएंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एनसीईआरटी लेवल, एडवांस लेवल दोनों स्तर पे प्रिपेयर रहेगा। आप पीटी का भी आंसर बना पाएंगे और मेंस का भी आंसर बना पाएंगे। ये तो अभी शुरुआती दौर है, जैसे ही चैप्टर शुरू होगा आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, आपको लग जाएगा कि कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ आत्मसात करने की जरूरत है और बिल्कुल समझ के आपको ये नहीं लगेगा कहीं रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।